हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम और शिक्षण का क्षेत्र का मतलब होता है जैसे एक फील्ड वर्क, यानी अधिगम कहाँ कार्य करता है और अधिगम कौन सा कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, शिक्षण कौन सा कार्य करता है और कहाँ कार्य करता है। यानी जैसे किसान होता है, उसका फील्ड वर्क, उसका खेत होता है, उसी तरह से अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत और शिक्षण यानी पढ़ाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्र। अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग रूप में देखेंगे। पहले हम लोग अधिगम को देखेंगे। अधिगम क्या है? बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी जो चीज़ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बालक यदि वैसा सीख लिया, वैसा याद कर लिया, वैसा व्यवहार कर लिया, तो हम कहेंगे कि अधिगम हो गया। अधिगम क्या है? व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है। और इस अधिगम के अंतर्गत यानी जब बालक है, जब सीखता है, तो उसके कौन कौन सी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, या उसको कौन कौन सा कार्य सीखने के अंतर्गत करना पड़ता है। पहले हम लोग देखते हैं इसको, यानी कि अधिगम के माध्यम से छात्र कौन कौन सा कार्य करता है, तब उसका अधिगम पूर्ण होता है या अधिगम सही दिशा में होता है। पहला है व्यवस्थित रूप से सीखना। विद्यार्थी क्या होता है? जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, किसी भी विषय वस्तु को जब तक पूर्णता से न सीखे, उसको क्रमबद्ध ढंग से न सीखे, तब तक वह अधिगम उसका पूरा नहीं होता। अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि विषय को व्यवस्थित रूप से सीखने का कार्य अधिगम के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है उपयोग। जो कुछ वो सीखता है, हर बालक को जिज्ञासा होती है कि जो सीख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। यानी जो बालक जो सीखा हुआ चीज़ है, उसको उपयोगिता को भी जो जानता है तो और अच्छे से सीखता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में उपयोगिता को भी जानना आवश्यक है। तीसरा अगर हम देखें तो जो बालक जो सीख रहा है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उस सीखने की जो चीज़ सीखा है वह दूसरे चीज़ से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से उसका अंतर है। जैसे होता है ना कि हम साइंस भी सीखे और आर्ट साइंस भी सीखे, तो सीखने वाले को ये मालूम होता है कि नहीं, बीए से हम कौन कौन सा विषय या कौन कौन सा क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं, और साइंस से किस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं, कौन सा कार्य कर सकते हैं। कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि वह सीखी हुई चीज़ का अंतर भी करना जानता है, तब वह अधिगम उसका व्यवस्थित होता है। अगर वह दूसरे चीज़ों से अंतर ही नहीं कर पाएगा, तब उसका अधिगम स्पष्ट रूप से नहीं है, ऐसा माना जाएगा। यानी अंतर करना भी अधिगम का कार्य है, अधिगम के क्षेत्र में आता है। विशिष्ट रूप से पहचानिए। वो जिस चीज़ को वो सीखा रहता है, उसके मस्तिष्क में और उसके व्यवहार में उसकी अपनी एक पहचान बनी होती है। तो अधिगम में पहचानने का भी कार्य किया जाता है। यदि अधिगम हुआ, अगर वह नहीं पहचान पा रहा है, तो इसका मतलब अधिगम अधूरा है। यानी अधिगम तब सही ढंग से होगा जब उसमें पहचानने की प्रक्रिया सही होगी, पहचान लेगा तब। उसी तरह से संबंध, जो कुछ वो सीखा है, अन्य क्षेत्रों में उसका क्या संबंध बनता है, अन्य क्षेत्रों में उसका क्या उपयोग है, अन्य वस्तुओं या अन्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में सीखी हुई चीज़ को किस प्रकार से जोड़ के हम देखते हैं, इस बात को समझता है, तब कहा जाएगा कि वह अधिगम हुआ है। इसी तरह से वह जो सीखी हुई चीज़ है, जो कुछ वह सीखा है, व्यवहार, क्रियाकलाप याद किया है, जो कुछ भी वह सीखा हुआ है, उसके वह महत्व को समझता है, उसके मूल्य को समझता है, उसके आवश्यकता को समझता है, तब जा कर के उसको अपने व्यवहार में, अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए रहता है। ये अलग बात है कि उसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है या कभी काल पड़ती है, ये अलग बात है। तो इस प्रकार से अधिगम के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से सीखने का कार्य भी करना पड़ता है, उसके सीखी हुई चीज़ का उपयोग को भी जानना पड़ता है, अन्य चीज़ों से उसके अंतर को भी समझना पड़ता है, वह विशिष्ट रूप से अलग कैसे है दूसरे से, उसकी क्या अलग अथॉरिटी है, क्या अलग पहचान है, इसको भी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों से उसका क्या संबंध है, ये भी जानना पड़ता है। उसका व्यक्तिगत महत्व और दूसरे क्षेत्रों में उसका क्या महत्व है, उसको भी जब अपने दिमाग में वह धारण करता है, तब अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी अधिगम के अंतर्गत ये समस्त कार्य करने पड़ते हैं, इसी को कहा जाता है अधिगम का क्षेत्र।
अब हम पढ़ते हैं शिक्षण का क्या क्षेत्र है। यानी जब अध्यापक कक्ष में किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयुक्त ढंग से प्रयोग करते हुए पढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। यानी अध्यापक द्वारा कक्ष में किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के साथ साथ विभिन्न विधियों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि उसकी जो शिक्षण विधि है वो प्रभावशाली बन सके, रुचिपूर्ण बन सके, तो उसे हम कहते हैं शिक्षण। तो अब उस शिक्षण में कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है, वो जो भी कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, शिक्षण का क्षेत्र कहलाएगा या शिक्षण का जो है स्कोप कहलाएगा। पहला इसमें है अध्यापक क्या करता है, जो ज्ञान है, पहला काम उसका तो यही है कि जो ज्ञान है उसको व्यवस्थित करता है, सिस्टमेटिक करता है कि किस क्रम में किस बात को या किस ज्ञान को या किस व्यवहार को हम सिखाएंगे, ये वाला काम करना पड़ता है। दूसरा, विधि का चुनाव, जो चीज़ हमको पढ़ाना है उसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग होगा, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि अनेक सारी विधियाँ, अनेक सूक्ष्म शिक्षण और विभिन्न शिक्षण की विधियाँ इसका सेलेक्ट करता है, चुनाव करता है, ये भी उसमें काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद कौन सा काम करना पड़ता है कि विधियों को किस क्रम में किस बात को बताने में प्रयोग करेंगे, ये भी बताना पड़ता है उसको। यानी विधियों में क्रमबद्धता, कैसे सिस्टमेटिक, कब प्रश्न पूछेंगे, कब व्याख्यान देंगे, कब प्रश्नोत्तर करेंगे, इत्यादि सब बातों का चुनाव। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको इसका भी निर्धारण करना पड़ता है कि इस बात को समझाने में, इस व्यवहार को सिखाने में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, ये भी कार्य करना पड़ता है। फिर विषय का ज्ञान, उसके बाद वह जो चीज़ पढ़ाना है उसके प्रत्येक पहलू से वह परिचित होना चाहिए, उसको विषय का व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, उसकी सूक्ष्मता और व्यापकता का भी उसको पता होना चाहिए, ये भी कार्य करना पड़ता है। फिर स्तर के अनुसार उपयुक्तता, किस विषय को किस स्तर पर, किस रूप में, किस कठिनता स्तर तक, कितनी उसमें कठिनता होनी चाहिए, कितनी ज्ञान की मात्रा होनी चाहिए, इसका भी निर्धारण उसको इस शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत करना पड़ता है। यानी फिर उसके संग संग कठिनता स्तर, तो मैंने बताया हर एक ही चीज़ है, जैसे मैथ पढ़ाया जाता है तो हाई स्कूल के स्तर पर, इंटर के स्तर पर, बीएससी के स्तर पर या बीए के स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर वही मैथ का जो स्वरूप है विशिष्ट होता जाता है, सरल से जटिल होता जाता है। तो वो जो विशिष्टता है, जो जटिलता है, जो क्लिष्टता है, जो कठिनता स्तर है, वह कक्ष के अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार निर्धारण करने का भी कार्य शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। उसके संग संग व्यवहारिकता, शिक्षण जो है पढ़ाते पढ़ाते उसको व्यवहार से भी जोड़ के बताता है, उदाहरण दे करके समझाता है, ये भी कार्य करना पड़ता है शिक्षण के अंतर्गत। और जो विषय वस्तु है उसकी आवश्यकता क्यों है, वो व्यक्तित्व में किस प्रकार योगदान देती है, मानसिक क्षमता, व्यवहारिक क्षमता, क्रियात्मक योग्यता क्षमता इत्यादि में किस प्रकार से योगदान देते हुए व्यक्तित्व का विकास करती है, इसके भी महत्व को बताने के लिए शिक्षण की भूमिका को भी तैयार करना पड़ता है। इस प्रकार से यह समस्त कार्य शिक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं। इसी को कहा जाता है शिक्षण का क्षेत्र। इसको देखिए, यानी व्यवस्थित करना, विधियों का चुनाव करना, विधियों में क्रमबद्धता रखना, विधियों की उपयुक्तता, किस क्रम में रखें, क्यों उपयोगी है, किस प्रकार से ये, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। विषय का ज्ञान, विषय को भी व्यवस्थित रूप से ज्ञान रखना पड़ता है। कठिनता स्तर, विषय की उपयुक्तता, इस क्लास के लिए इस समय में इतना ही क्यों उपयुक्त है, इसको भी ध्यान में रखना है। कठिनता स्तर, कक्षा के अनुसार उसका कठिनता स्तर भी निर्धारित है। व्यवहारिक व्यवहार में उस ज्ञान का किस प्रकार उपयोग है, किस प्रकार उदाहरण देगा, इसका भी चुनाव करना पड़ा। आवश्यकता, उस विषय की आवश्यकता किसी बालक को किसी स्तर पर क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसका क्या महत्व है, क्या दृष्टिकोण है, इत्यादि सब बातों संबंधी क्रिया विधि क्या कहलाती है, शिक्षण का क्षेत्र। और इधर मैंने क्या बताया आपको, अधिगम का क्षेत्र। अधिगम के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं इसका क्रियाकलापों को संपादित करना पड़ता है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक इन समस्त क्रियाविधियों को संपादित करता है। इसीलिए इन दोनों का क्षेत्र अपने आप में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र का अपना अपना महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अधिगम का क्षेत्र क्या है, यानी फील्ड वर्क क्या है, वर्क फील्ड क्या है, और शिक्षण का वर्क फील्ड क्या है। आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका यह प्रोत्साहन हमको और अच्छे ढंग से वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।